Hello, very good afternoon to all of my students. Hope everybody will be fine. And in our previous class of lectures in laws of motion, we have discussed about first law of motion and what's meant by inertia. Hope you people have watched the lecture. And today we are discussing about the Newton's second law of motion. But before going into the detail of Newton's second law of motion, we are dealing with the term that is known as momentum of a body. Before going into the detail of Newton's second law of motion, dear students, उससे पहले हमें एक टर्म आएगी जिसका हमें इस्तेमाल बार बार होगा और वो टर्म है momentum. So let's have a look on momentum. What's meant by momentum? Momentum. आप लोगों ने पहले भी ये टर्म सुनी हुई है. क्या होता है मोमेंटम, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे. सपोज वी हैव अ बॉडी ऑफ मास m. वी हैव अ बॉडी ऑफ मास m. अगर हमने इस बॉडी पर एक फोर्स लगाया F और ये बॉडी v वेलोसिटी से आगे जाएगी और मास m v वेलोसिटी से आगे जाएगी, तो हमारे पास इस बॉडी में मोमेंटम और दैट मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी. सो मोमेंटम ऑफ अ बॉडी विच इज represented by p, that is equivalent to mass into velocity of a body. यानी the product of mass and velocity of a body is known as momentum. और ये momentum कब आता है? ये momentum तब आता है बॉडी में जब हम इसके ऊपर एक फोर्स लगाएंगे. तो इस बॉडी में एक कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है. उस फोर्स की वजह से जब ये प्यारे बच्चों v वेलोसिटी से आगे जाएगी तो उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक आएगी, उसको हम मोमेंटम बोलते हैं. एंड मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. सो मोमेंटम इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी. वेलोसिटी of a body, and momentum is a vector quantity. जो प्यारे बच्चों मोमेंटम होता है वो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होती है. तो वेक्टर क्वांटिटी से क्या मतलब है? तो वेक्टर क्वांटिटी से मतलब है कि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, और इसीलिए इस P को हम एक एरो रखते हैं जो हमें रिप्रेजेंट करता है बेसिकली कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. वेरी गुड. एंड मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, एंड मास एंड वेलोसिटी. अब यहां पर वेलोसिटी के बारे में, वेलोसिटी के लिए मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होगी क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. अगर वेलोसिटी चेंज होगा तो हमारा मोमेंटम चेंज होगा. अगर वेलोसिटी चेंज होगा तो मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा. और वेलोसिटी में आइदर मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो तब भी हमारा मोमेंटम चेंज हो जाएगा. लेकिन अब यहां पर जो मास है, ये मास हम कुछ लेक्चर्स में इस मास को कांस्टेंट मान के चलेंगे. लेकिन हमेशा मास कांस्टेंट हो ये जरूरी नहीं है. हमेशा मास कांस्टेंट हो ये जरूरी नहीं है. तो जब हम आगे जाएंगे तब हम वेरिएबल मास से डिस्कस करेंगे, वेरिएबल मास को भी हम डिस्कस करेंगे. लेकिन फिलहाल ये मास कांस्टेंट, तब हमें P जो मिलेगा वो मास इनटू वेलोसिटी होता है, जो आपको याद रखना है. और इस मोमेंटम का जो यूनिट होगा मास के लिए kg और वेलोसिटी के लिए पर, और kg वेलोसिटी इज डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, दैट इज मीटर पर सेकेंड. ऐसे हम kg मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट होता है. सो यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, the unit of momentum is kg
meter per second. So unit of momentum is kg meter per second. तो मास के लिए kg, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड. ठीक है. और इस तरह से हम ये अब नाउ द क्वेश्चन इज, हमारे पास क्वेश्चन ये भी है कि अगर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी है तो मोमेंटम की डायरेक्शन क्या रहेगी. व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मोमेंटम. द डायरेक्शन ऑफ द मोमेंटम इज सेम. The direction of momentum is same as velocity. The direction of the momentum is same as the direction of the velocity. यानी जो इस बॉडी में वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन हमारे मोमेंटम की भी होगी. दिस द एक छोटी सी चीज है मोमेंटम के बारे में. और लीनियर मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन मास. अगर ये डिपेंड तो ये किस पर डिपेंड करता है. सो लीनियर मोमेंटम जो है, लीनियर मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी. डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी. सो ये थोड़ा बहुत मैंने आपको बेसिक ज्ञान दिया रिगार्डिंग मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, जो हमें काम आएगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के लिए. ठीक है. सो नेक्स्ट इज अवर Newton's second law of motion. Let's have a look on Newton's second law of motion. मोमेंटम टर्म को डिफाइन करने के बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. अभी हम बात कर रहे थे मोमेंटम की, एंड दैट मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी. मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी, and this change takes place always in the direction of applied force, and this change always takes place in the direction of applied force. The rate of change of momentum in a straight line, linear momentum in a line, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी. तो क्या हमें न्यूटन सेकंड लॉ हमें क्या बोलता है. तो डेफिनेशन तो ये रही, क्या द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड. लेट्स हैव अ बॉडी. एक बॉडी है हमारे पास, उसका मास m है, एंड वी हैव अप्लाइड एन एक्सटर्नल फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी. मोमेंटम, इसमें जो मोमेंटम आएगा दैट मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, and force on the body, this change takes place on the direction of applied force. और ये जो change in the linear momentum होगा, ये जो momentum में change आएगी, पहले initial से final जो momentum में change आएगी, so dear students, that change always takes place in the direction of applied force. तो ये क्या बताता है. ये बताता है कि जो force है, force directly proportional to, force is directly proportional to rate of change of momentum, and you know the rate of change of momentum. What's rate of change of dp? Momentum, p is momentum. Rate of change of momentum dp by dt. याद है ना. अरे याद है ना, हाँ बार बार बोल रहा हूं. rate of change of momentum dp by dt. तो rate of change of momentum is directly proportional to the force applied, and this is your second लॉ ऑफ मोशन. क्या है. the force, external force applied is directly proportional to the rate of change of momentum dp by dt, and put it number 1. Let's have a look. और हमें पता है if we change this directly proportional, it will become F is equal to K dp बटे dt. Clear? And we know P
एंड वी नो P इज इक्वल टू mv। अभी हमने बता दिया P इज इक्वल टू mv। P किसके बराबर है? mv के बराबर है। P क्या है? P मोमेंटम है, और मोमेंटम किसके बराबर होता है? मास इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी की डायरेक्शन जो होगी वही मोमेंटम की भी डायरेक्शन होगी। अरे हाँ ना बोल, चल बढ़िया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम क्या लिख सकते हैं? F इज इक्वल टू K डी mv, क्योंकि मोमेंटम mv डिवाइड बाय dt। क्लियर? और इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं? ये जो m है, तो m इसके लिए हमने क्या माना है? कांस्टेंट। मास को हमने क्या माना है? कांस्टेंट। तो अगर देयर स्टूडेंट्स मास कांस्टेंट है तो ये बनेगा F इज इक्वल टू K, कांस्टेंट के बाहर बाहर आ जाएगा तो अंदर बचेगा dv बटे dt। ओ ये जानते हो ना आप, K इज इक्वल टू सॉरी F अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। K इज व्हाट? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। M क्या है? कांस्टेंट। मास ऑफ द बॉडी क्या है? कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को बाहर लेके आए, तो जब हम M को बाहर लेके आए तो अंदर क्या बचा? dv बटे dt। and you know very well rate of change of velocity with respect to time। शाबाश, rate of change of velocity with respect to time, rate of change of velocity with respect to time। तो क्या है दोस्तों? एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हो गया F इज इक्वल टू K और M और dv बटे dt क्या है? एक्सेलरेशन। अरे बोलो क्या है? एक्सेलरेशन। तो अप्लाइड फोर्स के हमें लास्ट में क्या मिला? F इज इक्वल टू ma, K टाइमस ma। F इज इक्वल टू K ma। चलिए, F इज इक्वल टू K ma। चलो क्या है हमारे पास? F इज इक्वल टू K ma। एंड यहां पर हमने क्या किया? हमने F फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन का यूनिट ऐसे चूज किया। यूनिट चूजन कैसे चूज किया? हमने F को माना 1 न्यूटन, M को माना 1 kg, A को माना 1 मीटर पर सेकेंड, और वहां से हमने K को सेट कर दिया 1। ठीक है? सो द यूनिट्स ऑफ फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन आर सो चूजन। कैसे? अगर F को 1 न्यूटन मानेंगे, M को 1 kg मानेंगे, A को मानेंगे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हमारा K का वैल्यू क्या आएगा? 1। देखो कैसे? अगर हम F को भी 1 रखेंगे, M K इसको भी 1 रखेंगे और इसको भी, तो K क्या निकला? K इज इक्वल टू 1। सो द यूनिट ऑफ F, M and A are so chosen that K is equal to 1। Therefore ये वाली इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी? ये बनेगी F is equal to ma। So we have the definition of force now। So हमारे पास फोर्स क्या मिला? फोर्स मिला मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बहुत सारे डियर स्टूडेंट्स इसको ध्यान दीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज F is equal to ma। No, that is not Newton's second law of motion. It is only a calculation how we can find out the force when mass and acceleration of a body is given. But Newton's second law is basically rate of change of momentum is directly proportional to the force applied. And here we are taking the mass as constant. So F is equal to ma। ठीक है? तो it gives us the definition of force। So definition of force, Newton's second law gives us definition of force. The SI unit of force is Newton. The SI unit of force is definition of force. The Newton's second law of motion gives us the definition of force. The SI unit of force is Newton. The SI unit of force is Newton. So if we have to define 1 Newton of force, 1 Newton of force, A force is said to be 1 न्यूटन। एक फोर्स को हम 1 न्यूटन कब बोलेंगे? जब मास ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू 1 kg एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो, मास को 1 रखो
तो अगर हमने मास को 1 रखा, ध्यान से देखना है, अगर हमने मास को क्या रखा 1, तो हमारे पास क्या आया, F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए, एक्चुअली F इज इक्वल टू एम ए, तो मास को क्या रखना है 1, एक्सेलरेशन को क्या रखना है 1, तो F इज इक्वल टू 1 इंटू 1, तो इसका मतलब F इज इक्वल टू 1 न्यूटन। सो F इज इक्वल टू 1 न्यूटन कब बना? द फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन, द फोर्स is said to be 1 Newton when mass of the body is 1 kg and acceleration produced is 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तब हम बोल सकते हैं कि फोर्स 1 न्यूटन के बराबर होगा। सो क्या होगा, फोर्स 1 न्यूटन के बराबर होगा। सो फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ, a force is said to be 1 newton when mass of the body is 1 kg and acceleration produced is 1 meter per second square, then we may say that is a 1 newton force। आप ध्यान से देखिए, 1 न्यूटन फोर्स, तो 1 न्यूटन फोर्स एक्चुअल में हमें क्या देती, ये जो फोर्स है 1 न्यूटन फोर्स, तो न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल एम ए, अगर हमें मास पता होगा, हमें एक्सेलरेशन पता, सो वी कैन फाइंड आउट द फोर्स। सो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन gives us the quantity of force, so if we know m and a, we can find F is equal to ma, so here we can find out that a is equal to F divided by m, a is equal to F divided by m। और यहां ध्यान रखिए आप, if the mass of the body is less, अगर मास कम होगा उस वाली बॉडी में एक्सेलरेशन ज्यादा आएगी, और अगर मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम आएगी। सो इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन टू बॉडीज, वन इज हैवियर एंड वन इज लाइटर, तो जो लाइटर बॉडी है उसका मास, अगर उसका मास कम है तो इसका मतलब इसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, और अगर इसका मास ज्यादा है तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब है a1 by a2 is equal to m2 by m1, ऐसा करके हम लिख सकते हैं। एंड दिस इज एंटायरली व्हाट इज मेंट बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ओके, लेट्स हैव अ लुक, थोड़ा और देखते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, The slope of momentum p versus time t gives us force। देखिए, अगर हम बात करेंगे ग्राफ की, ये एक ग्राफ है, एक साइड में हमारे पास मोमेंटम है p और दूसरे साइड में t है। ये देखिए p है और यहां से हमारा t है, तो p वर्सेस t ग्राफ, मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज dp by dt, that gives us force। ठीक है, सो जब ग्राफ होगा P वर्सेस T, सो वो ग्राफ क्या देगा हमें, वो ग्राफ देगा हमें फोर्स। ठीक है, तो जब भी ग्राफ आएगा P वर्सेस T तो वो हमें फोर्स देगा। स्लोप ऑफ PT कर्व, तो इसको क्या लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ PT curve gives us force, why? Because force is dp by dt, so dp by dt अगर आप स्लोप निकालोगे तो वो स्लोप हमें याद है ना, जब मैंने आपको डिफरेंशिएशन में समझाया था स्लोप dp by d टेंजेंट ऑफ थीटा, तो टेंजेंट ऑफ थीटा परपेंडिकुलर बाय, वहां से मैंने समझाया था F इज इक्वल टू dp by dt एंड दिस ग्राफ गिव्स अस फोर्स। तो जब भी आएगा
if now very important point, if same force is applied, if same force is applied, ध्यान से देखिए, ये मेरे पास एक बॉडी है, एक बॉडी का मास है m1 और दूसरे बॉडी का मास है m2, मास है m2, एंड अगर मैं इस पर भी वही 20 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, इस पर भी वही 20 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, ध्यान से देखिए, क्या फोर्स तो सेम है, ये F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है, F1 इज इक्वल टू F2, दोनों में फोर्स सेम है. If same force is applied on the bodies of masses m1 and m2, then their acceleration produced in the bodies are given by. तो अगर मैं इस पर और इस पर सेम फोर्स लगाऊं, तो आप मुझे बताइए इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी. इसकी एक्सेलरेशन को मानेंगे a1 एक्सेलरेशन किसके बराबर, F इज इक्वल टू ma, तो a बराबर F डिवाइड बाई m. तो यहां बताइए a1 किसके बराबर, F डिवाइड बाई m1. वेरी गुड. और इसके लिए बताइए a2 इज इक्वल टू F डिवाइड बाई m2, क्योंकि यहां पर मास अलग अलग है, फोर्स सेम है. तो इसका मतलब है व्हेन सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन द टू masses and masses are different m1 and m2, then their acceleration produced in the bodies are given by, then their acceleration produced in the bodies are given by. तो a1 F डिवाइड बाई m1, a2 F डिवाइड बाई m2. और हम ऐसे लिख सकते हैं, और F और F तो बराबर है, F और F तो बराबर है, तो क्या लिखेंगे, a1 बटे a2 इज इक्वल टू m2 बटे m1. ये आप लोग याद रखेंगे. और इसका मतलब क्या होता है, a1 बटे a2, इफ m1 इज ग्रेटर देन m2, इफ m1 इज ग्रेटर देन m2, अगर m1 बड़ा है तो इसकी एक्सेलरेशन कम होगी, a1 इज लेस देन a2, ऐसा इसका मतलब है. यानी मोर इज द मास, लेस इज द एक्सेलरेशन, लेस इज द मास, मोर इज द एक्सेलरेशन. दिस शोज दैट द स्मॉल एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड. दिस शोज दैट, ये क्या शो करता है, दिस शोज दैट स्मॉल एक्सेलरेशन is produced in heavier bodies. Small acceleration is produced in heavier bodies. And यहां तक आपके बोर्ड में आपको करना है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, आप खुद समझिएगा. कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, ठीक है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. अभी इसके ऊपर और भी चीजें आएंगी, फिलहाल आप इसको इतना करके जाइए, और नेक्स्ट में आपको आगे वाला लेक्चर बताऊंगा क्या करना है.